नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है इंडियाज ऑटोमोबाइल सेल 1 मिनट 8 कार्स और एवरीडे 10,700 कार्स। तो इनके मुताबिक जो भारत में गाड़ियों की बिक्री है वो हर मिनट 8 गाड़ियां जो है 8 कार जो हैं वो बिक जाती हैं। और अगर इसे हम रोज़ाना के हिसाब से करें तो 10,700 करीब कार रोज़ाना बिकती हैं। तो इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने अभी हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया में तीसरा स्थान प्राप्त किया है कार मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि जापान को हम ऑटोमोबाइल का हब कहते थे और बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ से बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़बरदस्त होती है वहाँ पे। लेकिन हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अब हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है, आइए देखते हैं। आपका नाम? अकबर अली। अकबर अली सर, आज का पिछले क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल अपनी कार इंडस्ट्री की। इन भाई साहब को अभी पिछले भी किसी वीडियो में देखा है, आई थिंक वो बेंगलुरु सिटी वाला वीडियो था, उसमें ये भाई साहब थे। मुझे तो इनका चेहरा बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है। मुझे लग रहा है शायद यही भाई साहब थे। आप लोग बताइए कमेंट में, शायद ये वही भाई साहब हैं जो बेंगलुरु सिटी वाले वीडियो में ये दिखे थे। ये वही भाई साहब है, मुझे लग रहा है ऐसा। पाकिस्तान के अंदर तो मुझे बताया 75 सालों के अंदर कौन सी कार इंडस्ट्री जो कि आज तक पाकिस्तान के नाम से जानी जा रही है? हाथ वाली रेहड़ी वो 3 पहियों वाली रेहड़ी नहीं है, उसमें अक्सर आजकल जो है ना ठीक ठाक इंसान जो है सेहतमंद, उसको उठाए तो वो चलेगा फिरेगा दौड़ेगा। पाकिस्तान ने गदागरी इंट्रोड्यूस कराई है पूरी दुनिया में, और हमारे जब वज़ीर आज़म मांगते हैं तो हमें मांगने में क्या शर्म है। आज यकीन करें कि मैं आ रहा था माल रोड से और तकरीबन वहाँ पे 40-50 मैंने देखे हैं जो मर्द मेकअप करके औरतों वाले कपड़े पहन के जनाने बन के और पैसे मांग रहे थे कि ईदी ले रहे थे। तो अब देखिए वो अब इतने बुरे हालात पाकिस्तान के आगे हैं कि वो उनको अपनी जिन्स बदल के और पैसे मांगने उनको मजबूर हो गए हैं, अपने बच्चों का रिज़्क पाल रहे हैं। तो फिर क्या इस मुल्क का बनेगा? मैं तो हैरान हूँ। मेरा तो ख्याल है शहबाज शरीफ भी इसी तरह कपड़े पहन के निकले तो बहुत पैसे इकट्ठे कर लेगा। सर अगर हम बात करें अभी की, तो आपने कहा है गधा गाड़ी, तो मैं बात करूंगी कि पाकिस्तान से ये भी ट्रेंड निकला था कि गधे एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना और फर्दर कंट्रीज को, स्पेशली चाइना को। क्या समझते हैं कि हमारे पास और कोई चीज़ें नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए जो गधे एक्सपोर्ट किए जा रहे थे? तो इनका तो बस नहीं चलता। हमारे जो फालतू इंसान हैं जो मतलब आज के तो कौन इंसान है? फालतू जो आजकल जहाज हैं जो उड़ते हैं, रोडों पे उड़ते हैं, जो घर से निकाले जाते हैं, दाता दरबार चले जाएं, हज़ारों लोग वहाँ पे हैं। इनका तो बस नहीं चलता। ये उनको भी उठा के चाइना को भेज दें कि भाई इसके गुर्दे निकाल के बेचो, कुछ के बेचो। इनका तो बस नहीं चलता है। ये तो देखें, इन्होंने तो 75 सालों में कुछ बनाया है ही नहीं है। अगर नहीं, चाइना में भेजने की खबरें आई हैं। चाइना में आप लोग अपने यहाँ की लड़कियों को बेचते हो, इसकी खबरें पाकिस्तानी अखबारों में, पाकिस्तानी मीडिया में, दुनिया भर की मीडिया में आई हैं। जबरन चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी लड़कियों को ख़रीद कर ले जाते हैं और पाकिस्तान के लोग अपनी बेटियों को बेच देते हैं पैसे के लालच में आकर। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके यहाँ की रिपोर्ट्स कहती हैं। और बड़ा बवाल चल रहा है, फिर बाद में वो आने नहीं देते, बहुत हंगामा चल रहा है। लेकिन अब चूंकि चाइना में ने गले में पट्टा डाल रखा है आपके डॉलर नुमा, तो आप लोग बहुत ज़्यादा बात तो करते नहीं हो। लेकिन हाँ, ये पूरी दुनिया जानती है कि आप अपनी बेटियों को चाइनीज़ के हाथों बेचते हो, ये फैक्ट है। बनाया भी है तो बाहर के मुल्कों में बनाया है, यहाँ पे तो इन्होंने कुछ नहीं बनाया। यहाँ तो बेचारों का इलाज नहीं होता, बेचारों का यहाँ उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते बेचारों के, ना यहाँ कोई कॉलेज है ना यहाँ कोई यूनिवर्सिटी है कि जो उनके बच्चे यहाँ पढ़ लेंगे। और तो बहुत बुरे हालात हैं, इनको सोचना चाहिए। तो सियासतदान तो के तो बस की बात ही नहीं रही ना। सर अगर मैं बात करूँ इसके बारे से, हमारे साथ हम उनसे अलग हुए थे, हम उनसे निकले थे इंडिया। सर आज एक रिपोर्ट आई है, इंडिया के अंदर 1 मिनट में 8 गाड़ियाँ, एक मिनट में 8 गाड़ी जो है वो सेल की गई है। उसके अलावा एक दिन के अंदर 10,700 गाड़ी एक दिन के अंदर सेल की गई है। सर पिछले 2022 की ये रिपोर्ट है। सर आप मुझे बताएं कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ एक्सपोर्ट सेल करना, तो कहाँ पे उनकी इकोनॉमी जाती है? देखें, वो गाड़ियां बना के बेच रहे हैं, अपने मुल्क का फ़ायदा कर रहे हैं। हम एक दिन में इतनी खरीद रहे हैं, ठीक है। हमारे पास पैसा है ना, हम अय्याश कौम है ना, हमारे पास पैसा है, हम खरीद रहे हैं। हमने कभी भी कोई
अवाम ने एहतजाज किया ही नहीं है कभी इस बात का कि जी गाड़ियाँ महंगी हैं, आप ये टैक्स कम कर दो, जो 600% 700% टैक्स लगा रहे हो। एक दिन भी एहतजाज नहीं किया, बल्कि और अगले दिन ज़्यादा बुकिंग करवाई है। ठीक है, कभी भी अवाम ने नहीं कहा कि हमें अपने वज़ीर आज़म से, किसी MNA MP ने नहीं कहा कि भाई गाड़ियाँ पाकिस्तान में भी बननी चाहिए, हमारी आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इनके तो बस के नहीं है। जो अमीर आदमी चाहता है कि 10 करोड़ की गाड़ी हो, मेरे पास ही हो, मेरे मोहल्ले में किसी के और के पास गाड़ी ना हो। पाकिस्तान में इतना पैसा है, ठीक है, बस हमारे पास तो वही गधा, वही जो रेडी वाली 3 टायरों वाली गाड़ी है ना, वही पाकिस्तान बना सकता है, वो उसी पे ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। और अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे तो मेरा ख्याल है सुबह से शाम तक वहाँ से भी पैसे ये मांग के ले आया करेंगे पाकिस्तानी। क्या लगता है अभी अगर हम बात करें तो दूसरे मुल्कों के पास जा रहे हैं हम दाद लेने, दूसरे मुल्कों के पास जा रहे हैं ट्रेड करने, दूसरे ममालिक के पास जा रहे हैं एड्स करने, मतलब इस तरह की चीज़ें। सर आम एड्स करने, एड लेने, एड्स करने, एड्स तो बीमारी होगी ना, बड़ी ख़राब बीमारी होती है एड्स। एड लेने या एड, एड ही होता है, पता नहीं। मुझे बताएं कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं की जा रही, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए जा रहे, क्या रीज़न है? क्या वो सच में हमारा दुश्मन है? क्या सच में उससे कोई हमारे ख़तरात हैं मुल्क को? क्या रीज़न्स हैं? देखिए, जब ये अलहदा हुए थे ना, मतलब 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस टाइम भी गांधी ने कहा था कि कायदे आज़म तो पहले कांग्रेस में थे ना, उस गांधी ने कहा था कि भाई हमने अंग्रेज़ से आज़ादी लेनी थी, हमने गोरे से फरंगी से आज़ादी लेनी थी, हम इकट्ठे मिलजुल के जिस तरह हैं और इसी तरह रहेंगे, कामयाब होंगे। मेरा ख्याल है कि आज मैं पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र नहीं है, शर्म महसूस करता हूँ कि आज अगर हम बंटवारा ना होता तो उनके साथ हम भी तरक्की कर रहे होते। ठीक है, मगर हम बंटवारा करके हमने बेड़ा गर्क कर लिया है। ठीक है, कायदे आज़म की भी रूह काँप रही होगी कि ये किन के लिए मैंने पाकिस्तान बनाया है। पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है कि फजूल लोगों के लिए, लुटेरों के लिए जन्नत है। अब देखिए, जिन्ना साहब की रूह क्या कर रही होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक जिन्ना साहब यहाँ पे थे वो पूरे अय्याशी में जीते थे। उनके लिए सिगार और बाकी चीज़ें, बिल्कुल अंग्रेज़ थे वो, और कहा जाता है कि वो सुअर का मांस भी खाते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब कितनी सच्चाई है ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, बट मुझे लगता है कि एज ए इंडियन आज मुझे ये फील होता है कि अच्छा हुआ कि पाकिस्तान अलग हो गया। नहीं तो आप सोचिए कि एज ए नेशन आज हम कितना पीछे और चले जाते। आज हम आपका डेप्थ, क्योंकि आपकी आदत तो बदलती नहीं, वो जो हिस्सा है पूरा, आपकी आदत तो बदलती नहीं। आदतें वही हैं कि चाहिए सब कुछ लेकिन काम नहीं करना, धंधा नहीं करना, इनोवेशन नहीं करना, आइडियाज़ नहीं लगाने, सब कुछ बैठे बैठे चाहिए, और करप्शन ज़बरदस्त है, वो तो हम देखते ही हैं। तो अगर ये अभी तक इंडिया के साथ रहता तो इंडिया के लिए नासूर बन चुका होता, मतलब इंडिया के लिए लायबिलिटी हो जाता। आप लोग हमारे लिए लायबिलिटी हो जाते। जिस तरह से बांग्लादेश, आपको याद होगा कि किस लिए अलग हुआ, क्योंकि बांग्लादेश में ज़्यादा कमाई होती थी, वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा इनकम थी, लेकिन वो सारी इनकम यहाँ लाहौर और पंजाब और यहाँ पर लोग खा जाते थे। यहाँ की अय्याशियों में, यहाँ के सुख सुविधाओं में पैसे कमाते थे ईस्ट पाकिस्तान से, और सड़कें बनती थी इधर, पैसे कमाते थे वहाँ से, और कमोड लगते थे इधर इंपोर्ट करके विदेश से। और इस पर जब सवाल पूछा इस पाकिस्तान वालों ने, मुजीबुर रहमान ने, तो उनको कह दिया, अरे तुम काले कलूटे बंगाली लोग, तुम लोग क्या करोगे यार। इसलिए बांग्लादेश आपसे अलग हो गया, इसलिए वो लड़ाई हुई। तो आप सोचिए कि अगर आपकी फितरत तो बदली नहीं, आपने अपना आधा मुल्क गंवा दिया, लेकिन फितरत नहीं बदली आपकी, वो फितरत अभी भी कायम है, अभी भी आप मांग के ही जी रहे हो, एड पर जी रहे हो, तब भी वही हाल थी। तो अगर इंडिया अभी होता एक जैसा जो पाकिस्तान के साथ, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी होती। हम अपने देश के लिए कमा रहे होते, हम अपने देश के लिए डॉलर्स ला रहे होते, और वो सारा खर्च उधर हो रहा होता जिधर लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठ के डॉलर चाहिए उन्हें। तो उनके लिए सड़कें बन रही होती, उनके लिए गैस भिजवाई जाती, उनके लिए बिजली भिजवाई जाती, और सब ये हमारे ऊपर पड़ता, हमारे टैक्स पेयर जो हम हैं हमारे ऊपर पड़ता। तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया, नहीं तो इतनी बड़ी लायबिलिटी, बाप रे बाप, देश को तो पता नहीं कहाँ लेके चले जाते ये।
जितना मर्जी इधर जुल्म कर लो, जितने मर्जी बंदे मार लो, आप यहाँ पे रिलीफ ले लेंगे, अदालतें आपको रिलीफ, सियासतदानों को भी मिल रहा है, जर्नलों को भी मिल रहा है, आवाम को भी पिसता है। लेकिन यहाँ पर तो आम पब्लिक हो जाए या फिर हमारे पॉलिटिक्स हो जाए, वो कहते हैं इंडिया के अंदर ऐसा सिनेरियो जैसा आप बता रहे हैं इंडिया के अंदर है, ऐसा पाकिस्तान के अंदर नहीं है, फिर आप कैसे कह रहे हैं? इंडिया के अंदर नहीं है। देखें, इंडिया वालों ने, मैंने पहले भी बताया था कि हिंदुओं की तो हुकूमत कभी आई नहीं 1000 साल से, ये तो अभी 70-75 साल से हिंदुओं की हुकूमत आई है, तो उन्होंने अपनी आवाम के लिए कुछ किया है। मुगलों की हुकूमत कितनी रही सर, कितनी रही? और उसके पहले क्या दुनिया नहीं थी? चंद्रगुप्त मौर्य को भूल गए आप, अशोका को भूल गए आप, गुज्जर सम्राट मीर भोज को भूल गए आप, साउथ में विजयनगरम साम्राज्य को भूल गए, चोलाज को भूल गए, पांड्याज को भूल गए, गुप्तकाल को भूल गए। मैं नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा हिंदुओं की सत्ता पर, हिंदुओं के राज पर। क्या बात करते हो सर, हिस्ट्री थोड़ा गहन अध्ययन कीजिए। अशोका का पता है ना, बिहार राजधानी थी पाटलिपुत्र, पटना जिसे आज हम कहते हैं, और उसका साम्राज्य कहां था? अफगानिस्तान तक। समझ रहे हैं ना? तो कौन किस पर राज कर रहा था? आप जब 5000-10,000 साल का इतिहास टाइम पीरियड उठा के देखेंगे ना, तो उसमें जो इस्लामिक रूल है वो इतना है, इतने टाइम पे कौन था? अच्छा हुआ कि हमारी टेक्स्ट बुक से ना मुगलों का इतिहास हटाया जा रहा है, बहुत जरूरी है। इन्वेडर्स के बारे में हम क्यों समझे? वो तो इन्वेडर थे, उन्होंने हमारे देश पर अटैक किया, उन्होंने लूटा हमें, उन्होंने हमें मारा, हमारी सुख शांति छीनी। उनको हम हीरो क्यों मानेंगे भाई? चौहानों का शासन था, पृथ्वीराज चौहान से लेकर महाराणाओं का शासन था इधर, वो नहीं थे? वो कौन थे? कौन थे वो? यहाँ पे बरसगीर में तो पाकिस्तान आज नहीं बना, पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया था, जब उसने इसको फतह किया था इलाके को, तभी ये मुसलमानों का देश बन गया था। मगर और मुसलमानों की हुकूमतें भी रही हैं, और मुसलमानों की ऐशियों की वजह से गोरे यहाँ पे हम पे मुसल्लत हुए। अब भी हमारे हुक्मरानों के ऐशियों की वजह से हम कर्जे लेते जा रहे हैं और वही अपना मुल्क का पैसा बाहर कर रहे हैं। ठीक है सर, आपको बहुत जरूरी है हिस्ट्री के सही लेसन्स लेने की। आप हिस्ट्री की सही पढ़ाई कीजिए, न्यूट्रल पढ़ाई कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि असल हिस्ट्री क्या है। पाकिस्तान का नाम मोहम्मद बिन कासिम के आते ही पाकिस्तान बन गया। फिर तो सबसे बड़ी है, जब पैगंबर मोहम्मद आए थे तभी पाकिस्तान बन गया था। सऊदी अरब पाकिस्तान है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अपने कमरे में थे, तो आप एक रात आपका बेड हिलने लगा, आपकी आंख खुली तो आप महसूस करने लगे शायद जलजला आ गया है। आपने इधर उधर खिड़की में झांक के देखा, कोई नहीं था। आप दोबारा आके सो गए, दोबारा बेड हिलने लगा, फिर खिड़की में झांका, कोई जलजला नहीं था। तीसरी मर्तबा आके लेटे, तारीखें बतलाती है कि उसके बाद फिर आपकी आंख खुली तो आपने देखा कि इंतहाई हसीन और जमील बुजुर्ग सामने तशरीफ फरमा है। तो आपने पूछा कि हु आर यू? तो वहां से जवाब आया कि आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अदब से खड़े हो गए और आपने एक सवाल किया कि मी लॉर्ड व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तो वहां से जवाब मिला कि जाओ जाके बर्रे सगीर में मुसलमानों की क़यादत करो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब हजरत पैगंबर मोहम्मद आए 1400 साल पहले, तभी पाकिस्तान बन गया था। सऊदी अरब नाम बाद में रखा गया, असलियत में वो पाकिस्तान है। पूरा इलाके जहां जहां मुस्लिमों का राज है वो सब पाकिस्तान है। पाकिस्तान हवा में छोड़ दिया, पाकिस्तान बन गया था। कमाल है यार। हाँ, सबसे बड़ा कसूर अवाम का है। ठीक है, अवाम कभी भी नहीं बोली कि रोटी महंगी है, सिर्फ गरीब बोलता है बेचारा। एक दिन बोलता है, दूसरे दिन थक जाता है। ठीक है, गाड़ियाँ महंगी हुई है, कभी भी लोगों ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। कहते हैं कोई बात, देखिए पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, 3 दिन भी अगर ये हड़ताल कर देते तो ये शायद पेट्रोल का आधी कीमत वापस ले लेते, मगर नहीं करते हैं। आपकी बातों से तज्जिया निकालें तो एक मतलब एक एनालिसिस हमारे सामने आता है, वो ये कि भाई इंडिया के अंदर मुसलमान खुश हैं, कश्मीरी खुश हैं, पाकिस्तान के अंदर खुश नहीं है। क्या यही है या मैं गलत कह रही हूँ? देखिए, वहाँ पे वो पहले खुश नहीं थे मुसलमान। जब तक मोदी आने के से पहले ना, यकीन करें, इंडिया के मुसलमान खुश नहीं थे। पाकिस्तान स्टेबल कर रहा था, तरक्की कर रहा था, हम
ठीक है, और इसको देख रहे कि वो भी हमसे शर्मा रहे थे कि शायद हम भी पाकिस्तान चले जाते तो हम भी फ़ायदे में रहते। मगर जब से नरेंद्र मोदी ने हुकूमत संभाली है, ठीक है, उसने मुल्क को बहुत आगे ले गया है और वो लड़ाई झगड़ों से निकल गया। देखिए उनके मुल्क में इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं है जिस तरह की हमारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो तरक्की कर रहा है, वो अपनी आवाम का सोच रहा है। मोदी की पूरी दुनिया में इज्जत है क्योंकि वो कारोबारी बंदा है, जो भी है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। हमारे सिर्फ जूता दिखा के आ जाते हैं, यूएनओ में तकरीर करके आ जाते हैं, अमल तो कुछ भी नहीं है ना। ये पाकिस्तानी है जो मोदी इतना पॉजिटिव बोल रहे हैं, और वरना पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है मोदी दहशतगर्द है, मोदी मुसलमानों का कातिल है, मोदी ऐसे है, मोदी के आने के बाद ऐसे है। लेकिन जो आप बता रहे हैं वो सच में इंडिया के मुसलमान भी बताते हैं, इंडिया के हिंदू भी बताते हैं जो आप बता रहे हैं। क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ पर क्यों इस तरह की मेंटालिटी बनाई गई है लोगों को, जो कि हर किसी को सिर्फ नेगेटिव देखते हैं, चाहे कोई भी हो? देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि हमारा इल्म के से तो हम बहुत दूर है, नहीं इल्मी शऊर तो हमें लोगों को है ही नहीं है, तालीम से हमें दूर रखा गया है। शऊर जिन लोगों को है वो तो सियासतें कर रहे हैं, ठीक है। एक सोचे समझे तरीके के तहत हमें जो निचले लोग हैं ना उनको इल्म से दूर रखा गया है कि ना इनको शऊर आए, ना कभी ये अपने हक की बात कर सकें। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। अगर आवाम को अपने चंगुल में रखना है तो जाहिर सी बात है कि उसको कुछ भी ये मत पढ़ने दो बढ़ने दो जिससे उसको ज्ञान मिल जाए, क्योंकि जैसे ही ज्ञान मिलेगा वो सवाल पूछेगा तो जवाब देना पड़ेगा। पहले एक सवाल पूछेगा, फिर 2 होंगे, फिर 10 होंगे, फिर वो चेन रिएक्शन बढ़ता जाएगा, सारी आवाम सवाल पूछने लगेगी, फिर तो हो गया ना। इसलिए इनको शऊर लाने ही मत दो, इनको पढ़ाओ ही मत, ढंग से इल्म ही ना दो। तो जाहिर सी बात है जो कम इल्म वाला बंदा होता है वो ऊपर जो सरकार होता है, जो राजा महाराजा बादशाह होता है, वो उससे बड़ा डरता है और वो जो कहता है वो मान लेता है। समझ रहे हैं ना? मुगल हम पे बादशाह करके गए हैं, कोई एक हॉस्पिटल नहीं बना के गया, कोई अदारे नहीं बना के गए बादशाह। इतने बड़े बड़े किले छोड़ के गए हैं, सराय छोड़ के गए हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं छोड़ के गया। जहांगीर के मकबरे पे जाएं तो वहाँ पे कुरान नहीं पढ़ा, सपारा नहीं पढ़ा, कोई जाके वहाँ हाथ में उठा के दुआ नहीं करता, जूतों समेत जाते हैं। ज़ियाउल हक के कब्र पे जाते हैं, जूतों समेत जाते हैं। और एक वली के पास देखें लोग जाते हैं, वहाँ पे दुआएं करते हैं, वहाँ से कुछ लेते हैं। उसने कोई मेहनत की हुई है दीन की खातर, तो इन्होंने तो कोई मेहनत नहीं की है हमारे सियासतदानों ने। ये तो मिडिल क्लास से आए थे और अपर क्लास में चले गए एस्टेब्लिशमेंट, और जो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बनाती है, इमरान खान उसी एस्टेब्लिशमेंट को बाल में गालियां देता है। और यार फौज भी हमारी है, हम इनको नहीं छोड़ सकते। जो भी है अभी हालात ऐसे नहीं है, लोगों को चाहिए कि अपना रास्ता बदलें और नफरतें ख़त्म कर दें। आखिरी एक सवाल, क्या आपको लगता है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ खड़े होकर हमारे किसी भी प्राइम मिनिस्टर या इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर का आपस में? कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी की ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई उसका बैंक बैलेंस फालतू है, ना कोई उसका ऐसे कोई काम है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी उसने देखें, कभी भी ऐसे नहीं कहा। यकीन करें कि जब भी उसकी कोई तकरीर देखते हैं ना तो अजान हो रही होती है तो कहता है कि अजान हो रही है तो बंद कर दो, थोड़ी देर बाद बात कर। हिंदू हो के एहतराम करता है। इधर अजान में डिस्को चल रहा होता है, लड़कियां डांस कर रही होती हैं और इनको कभी भी शर्म नहीं आती है। अब ये रमज़ान में सियासत करने का, जलसे करने का क्या फ़ायदा है? पहले लोग रोज़े नहीं रखते, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, आप डांस गाने पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इंडियन व्यूवर्स को और नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज और नरेंद्र मोदी को? देखिए जी, मैं इंडिया वालों को कहना चाहता हूँ, आप लोग तो जाग गए हैं, हम अभी जागे नहीं, हम सो रहे हैं। हम ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं। हमें कभी इमरान खान ख्वाब दिखाता है, कभी हमें जनरल ख्वाब दिखा देते हैं, कभी ये अदालतें ख्वाब दिखाती हैं। हमें तो रोज़ ख्वाब के पीछे लगे हुए हैं, पता नहीं हमें कब ख्वाब हमारे पूरे होंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग ने इन चीज़ों से निकल गए हो, आपने स्ट्रगल किया है, और अल्लाह करे कि इनको भी, हमारे ऊपर को शर्म आ जाए, खुदा करे कि ये भी मोदी से, ठीक है। कोई काफर भी होता है ना, अगर आखिरी टाइम पे भी वो कलमा पढ़ ले या किसी को पानी पिला दे तो बख्शा जाता है, ठीक है। क्या पता हम मोदी के लिए दुआ करते, क्या पता आखिरी टाइम कलमा ही पढ़ ले, वो मुसलमान ही हो जाए, कोई पता तो नहीं। अल्लाह से तो उम्मीद रखनी चाहिए। और हंसी आ रही है आपकी बातों को सुनकर। सही बात है, हम तो हैं ही काफिर, और बात बिल्कुल सही है। काफिरों का काम कुछ अलग ही होता है। और अगर हम अपने देश की भलाई कर रहे हैं, हम अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग हमारे लिए काफिर हो बेसिकली, क्योंकि आप लोग टांगे अड़ाते हो, साजिशें रचते हो, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो, बहुत सारी चीज़ें। खैर, जो आपने बात की उसमें एक बात तो सही है भाई कि नेता तो हमें ऐसा ही चाहिए
जिसका ज़्यादा झोल ना हो। नहीं तो घोटाले में, बैंक बैलेंस में, प्रॉपर्टी में, मैं तो कई ऐसे नेताओं को जानता हूँ, चाहे वो मुलायम सिंह यादव का परिवार हो, चाहे लालू यादव का परिवार हो। आप बता दीजिए, आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले वो परिवार कहाँ थे? झोपड़ियों में रहते थे। आज उनके पास सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है। कहाँ से आ गई भाई? ऐसा कौन सा काम कर दिया भाई कि हजारों करोड़ रुपए? मतलब वो जो दिखते हैं, जो बेनामी है, जो बाकी चीजें अलग हैं, उनका तो कोई वही नहीं है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कितने किलो सोना है, कितने हीरे हैं, कितने जवाहरात हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं। ये तो वो संपत्तियां हैं जो दिखती हैं। ना आप डॉक्टर बने, ना इंजीनियर बने, ना आप साइंटिस्ट बने, ये बात सही है। ऐसा बनते तो आप नौकरी करते, कुछ पैसे आते, तो आप उतना तो आता नहीं है। तो ऐसा कौन सा जुगाड़ लगाया कि 50 साल में जो बंदा 100 रुपए भी नहीं कमाता था, आज वो हजारों करोड़ रुपए का संपत्ति का मालिक है? नहीं उसने कोई फैक्ट्री लगा दी, नहीं उसने कोई बहुत बड़ी कंपनी खोल ली। तो सोचने वाली बात है ना। तो हैं, हमारे यहाँ भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। रही बात इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, बाकी चीज़ों की, तो देखिए मैं फिर कहता हूं कि रातों रातें चीज़ें नहीं बदलती हैं। जब तक आप अपने दिमाग में ये वाली चीज़ रखोगे ना, काश मोदी कन्वर्ट हो जाए, कलमा पढ़ ले। जी हाँ, मोदी कलमा पढ़ेंगे आपके। और ज़रूरत क्या है? आपके दिमाग में हमेशा ये बात क्यों भरी रहती है? कन्वर्ट करा दो सबको मुसलमान बना दो। और क्यों बनाना भाई? और यही सोच जो है ना, आपकी नफरत दिखाती है हिंदुओं के लिए, काफिरों के लिए। आपको जलन पैदा होती है कि अरे यार वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं, वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप हर जगह इस्लाम घुसाते हैं, हर जगह इस्लाम घुसा देते हैं। ऐसी कोई जगह छोड़ी नहीं है आपने जहां पे आपने इस्लाम ना घुसाया हो। आपने कभी किसी हिंदू को यह बात करते हुए सुना है यहां पे कि बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ दिस? हम तो सिर्फ कहते हैं भैया कि नो बीइंग हिंदू, नो बीइंग मुसलमान। भैया वी इंडियंस, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इंडिया के हैं। हाँ, कुछ हैं जिनको लगता है कि नहीं उनके ना वो उनके तोते जाग गए हैं, नहीं इंडिया, अरे नहीं हम इंडियन नहीं है, हम तो जी ये फलाने हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। और ये सबका इलाज होगा, और हो रहा है इलाज, और ढंग से इलाज होगा। तो जो मेजोरिटी है यहाँ की, वो हम भैया बहुत सुख शांति में विश्वास रखने वाले लोग हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। और इसका नतीजा यह है कि आज पाकिस्तान जो है वो गड्ढे में, कब्र में दफन हो रहा है, और इंडिया जो है उसका सूरज चमक रहा है। ये फ़र्क है ना। और ये सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही सूरज नहीं चमक रहा है, आईटी में, इंफ्रा में, स्पेस साइंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, सोलर एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, बहुत सारा काम कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारा। अभी तो 5 साल में आप देखिएगा इंडिया कहां पहुंच जाएगा और इंडियंस कहां पहुंच जाएंगे। वेट फॉर 5 years, सिर्फ 5 साल। क्योंकि पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कैसे काम करती है, न्यूक्लियर पावर है वो कैसे काम करती है। उसमें 2 मॉलिक्यूल्स को टकराया जाता है और उससे फिर अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एनर्जी होती है, और फिर वो दूसरे से टकराते हैं, तो फिर वो चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो जब एक बार चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है ना, तो फिर वो वॉल्यूम जो है वो एकाएक बढ़ जाता है, तो एनर्जी इतनी ज़्यादा निकलती है इतने ही से, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है। वही काम इंडियंस ने किया है। इंडियंस में अपने देश को डेवलप करने और बाकी चीज़ों को करने के लिए चेन रिएक्शन हो गया है। पहले वो 1 थे, 1 से 4 हुए, 4 से 16 हुए, 16 से 64 हुए। मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आती है कि जब, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो कहानी, मतलब क्या है, लेकिन मैं उसका लब्बो लुभाव आपको बताता हूँ कि 2 लोग शतरंज खेलने बैठे और बाजी लगी। तो शर्त ये रखी गई कि भाई बताओ, तो एक ने कहा कि देखो अगर तुम हार गए तो तुम्हारा सारा जो है, तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। वो एक आम आदमी था और एक सामने था, वो राजा था। तो उसने कहा कि ठीक है जी, मैं गुलाम बन जाऊंगा। तो राजा ने पूछा कि अच्छा अगर मैं हार गया तो तुम क्या चाहते हो? बोलो कि जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई राजपाट कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना करिएगा कि शतरंज में जितने खाने हैं, हर खाने में आप शुरुआत अगर 1 चावल के दाने से करेंगे तो मुझे चावल का 1 दाना चाहिए, उसके अगले खाने में उससे डबल दाना चाहिए। और आप वो शतरंज के जितने खाने होते हैं उतने में यही काम करिए, अगला जो खाना होगा वो उससे डबल होगा जो पिछले वाले से, इतना ही चाहिए। राजा ने कहा है बस यही चाहिए। राजा ने कैलकुलेट नहीं किया कि इतनी सी बात जो है वो जब चेन रिएक्शन बनेगी तो क्या होगा। राजा मान गए, शतरंज में राजा हार गए। तो बोले कि ठीक है जी। तो सामने वाले ने कहा कि
महाराज जी आप तो चावल ही नहीं, राजपाट और बाकी सब कुछ हार जाएंगे। तो बोला क्या मजाक कर रहे हो यार। मैंने बोला कि, तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर चलिए, अब गिनिए चावल के दाने गिनते रहिए और हर में डबल करिए, और जब आप आखिरी खाने पे पहुंचेंगे तो दुनिया भर के चावल आ जाएंगे, लेकिन वो खाना पूरा नहीं होगा। आप भी कैलकुलेट कर लीजिए, करके देखिए कितने चावल के दाने जो आखिरी खाने में पहुंचते हैं, कितने चावल के दाने होंगे। हर में डबल है, एक से शुरू करिए और उसको डबल करते चलिए। तो यही है। अब खैर इतना पाकिस्तानी सोचते नहीं है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।